हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर चैप्टर 11 के ऊपर है और चैप्टर 11 कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी का क्या प्रिंसिपल। वैसे देखा जाए तो इसके बाद वीडियो बनेगा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, लेकिन पहले प्रिंसिपल खत्म कर लेते हैं। तो हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और गाइज इसमें 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का 1 बाय 1 करके हम लोग एनालाइसिस करेंगे। तो गाइस बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकर आंसर का नाम। लेकिन आज हम लोग शुरुआत क्वेश्चन सॉल्व से नहीं करेंगे, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी के छोटे पहलू से मैं करने जा रहा हूं। और ये छोटा पहलू क्या है कि इन द सेंस कि मैं क्या बोल रहा हूं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं, ठीक है, और हमारे बॉडी में एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम क्या है, इंसुलिन। तो सर ये तो हार्मोन्स है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये वो हार्मोन्स है जो प्रोटीनस नेचर के होते हैं, मतलब ये एक प्रोटीन नेचर का है। तो ये जो इंसुलिन है, और ये इंसुलिन हमारे बॉडीज के एक साइड से निकलता है जिसका नाम क्या है, पैनक्रियाज। देखा जाए तो पैनक्रियाज हमारे बॉडीज का वो सेल है जिसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इंडोक्राइन के साथ साथ ये एक्सोक्राइन का भी काम करता है। इसमें से एक सेल है जिसका नाम है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, और ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या सिक्रीट करता है, तो ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट करता है एक प्रोटीन को, जिस प्रोटीन का नाम है गाइस इंसुलिन। अब जाहिर सा बात है, ये सेल की तरफ मैं चलूं तो सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर बहुत बड़ा सा डीएनए होगा। लेकिन सारा का सारा डीएनए इसका इंसुलिन नहीं सिक्रीट कर रहा। कौन सा डीएनए सिक्रीट कर रहा, आते हैं गाइस, पहले इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। मतलब कि सबसे पहले तो मैंने सेल को सेपरेट कर लिया, और सेल का नाम है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब इस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो मौजूद है इसका, वो मौजूद है डीएनए। तो सबसे पहले मैंने डीएनए ले लिया। किसका डीएनए ले लिया, तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का डीएनए ले लिया। लेकिन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के डीएनए में आप जान लो कि जीन कहेंगे किसे, तो यहां से यहां तक का डीएनए का वो पोर्शन जो सिंथेसाइज कर रहा है मैसेंजर आरएनए को, और ये मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करेगा हमारे बॉडीज में एक प्रोटीन का जिसका नाम है इंसुलिन। तो ये प्रोटीन जिसका नाम है इंसुलिन किससे सिंथेसाइज हुआ, तो विद द हेल्प ऑफ आरएनए। ये आरएनए एमआरएनए कौन बनाया, तो डीएनए। तो डीएनए का वो हिस्सा जो एमआरएनए सिंथेसाइज करता है वो कहलाता हमारा जीन। क्लियर। अब अगली बात समझना कि बाय द वे जिस बंदे के अंदर ये इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, तो वो बंदा सफर करने लगता है एक डिजीज से जिसका नाम बहुत कॉमन है, हर कोई जानता है, डायबिटीज। ऐसे केस में उसकी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती है इंसुलिन को, तो उसे बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो बाहर से इंसुलिन कहां से अवेलेबल होगा, इसे अब हम लोग समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से कि किस तरह से इंसुलिन को सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो गाइस सबसे पहले हमारा टारगेट यहां पे ये होता है कि हम लोग इस डीएनए के फ्रैगमेंट्स को कट करते हैं, मतलब इस डीएनए में आइसोलेट करेंगे कि जीन कहां मौजूद है बॉडी के कौन सेल में। उस सेल को लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके डीएनए के फ्रैगमेंट्स को काट कर निकालते हैं। अब काटने में आपको सीजर की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर जो सीजर हम लोग यूज करेंगे वो मॉलिक्यूलर सीजर होगा, और उस मॉलिक्यूलर सीजर का नाम होगा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। कौन सा एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम है जिसका इस्तेमाल करेंगे, और ये डीएनए को जाकर कट कर देगा। जैसे ही डीएनए को कट करेगा तो अब आपका डीएनए का वो फ्रैगमेंट्स निकल गया जो जीन है, और ये जीन कैपेबल है सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, इंसुलिन। लेकिन ये बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बॉडी के बाहर ही क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे इंसुलिन को। अब हमारा टारगेट ये होगा कि इस डीएनए को हमें भेजना है, लेकिन कहां भेजना है, किसी यूकैरियोटिक सेल में नहीं, या फिर डायबिटीज पेशेंट के अंदर नहीं, बल्कि एक बैक्टीरिया के अंदर जिसका नाम है इकोलाई। इस बैक्टीरिया को अगर मैं ये दूंगा कि बाबू रे अगर आपका मन है तो आप डीएनए ले लो ना ये वाले को, तो ये बोलेगा भागो,
ये क्या करेगा, बार बार हमारे डीएनए को क्या कर देगा, भगा देगा, मतलब हमारे डीएनए को अपने सेल के अंदर जाने नहीं देगा। अब हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया कि इस डीएनए को इसके अंदर कैसे भेजें। देन आफ्टर हम लोगों ने क्या देखा कि इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, और उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम लोगों ने नाम दिया प्लाज्मिड और वेक्टर नाम दिया। तो हमने इस प्लाज्मिड और वेक्टर को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, मतलब दिस ऑल आल्सो अ डीएनए। नाम क्या है इसका, इसका नाम है प्लाज्मिड, और इसका एक नंबर होता है, वो नंबर आप याद रख लीजिएगा, PBr322। कितना नंबर है, PBr322। दिस इज अ प्लाज्मिड विच इज प्रेजेंट इन द ई कोलाई। क्लियर, इस प्लाज्मिड को हमने लिया, और याद रहे जिस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से मैंने इसको ट्रीट किया, सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से इसको भी ट्रीट करेंगे, और ट्रीट करने के बाद इसको हम लोग कट करेंगे। जैसे ये कट हो गया, कट होने के बाद इस डीएनए को हम लोग इसके साथ जोड़ देंगे। जैसे ये हमारा जो डिजायरेबल जीन है, ये कट होने के बाद मान के चलो जहां से कट हुआ उसी जगह लाकर हमने जोड़ दिया। सही है, जैसे हमने जोड़ा, जो थोड़ी देर पहले हमारे डीएनए को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब ये क्या करना स्टार्ट कर देगा कि इसके हेल्प से हमारा ये डिजायरेबल जीन किसके अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर एक्सेप्टेबल होगा, अंदर चला जाएगा। और अंदर जो चला जाएगा, तो जाने के बाद जो डिजायरेबल जीन हमने अंदर भेजा था वो तो उसी तरह उसके साथ जुटा होगा, लेकिन साथ में ये क्या करना स्टार्ट कर देगा ना, ये जो हमारा जीन था जो हमने भेजा, यहां कौन सा जीन भेजा हमने, तो इंसुलिन वाला जीन भेजा। बैक्टीरिया के अंदर ये इंसुलिन एमआरएनए बनाकर प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा बहुत तेजी से, और ये प्रोटीन को हम लोग सेपरेट कर लेंगे या बैक्टीरिया को ग्रो करा के किसके अंदर, बायो रिएक्टर के अंदर, और फिर जाकर इसको बोतल में भरकर कंपनी बेचना स्टार्ट कर देगी विद द नेम ऑफ हेमोन्सुलिन। ठीक है, हेमोन्सुलिन के नाम से भेजना स्टार्ट कर देगी, और जिस बंदे के अंदर डायबिटीज होगा, इंसुलिन की कमी होगी, उसे बाय इंजेक्शन हम इसे प्रोवाइड करा देंगे। तो ये खेल था जीन का, जिसका इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है गाइस? चलिए, इतना रिव्यू आपके लिए काफी है, और इसी रिव्यू के हेल्प से आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो पहले क्वेश्चन आ जाए। आप क्वेश्चन 2020 में जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो 4 आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन और भी क्वेश्चन है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो गाइस। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। 2022 में टोटल 9 क्वेश्चन हो गए, जिसका आप फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे, मतलब 2022 का ये सारा क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम लोग 1 बाय 1 करके बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा कि एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब पीसीआर। पीसीआर क्या है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। सर फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे, होता क्या है वो मैं पूछ रहा हूं। होता यह है कि हमारे बॉडीज में जो डीएनए होता है वो मल्टीप्लाई करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से हमारे बॉडी में डीएनए मल्टीप्लाई करता रहता है। लेकिन जब बॉडी से बाहर डीएनए को मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसमें हमें एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर? मतलब बॉडी के बाहर डीएनए का मल्टीप्लिकेशन, उसी से यूज होता है पीसीआर। कहता है पीसीआर के बारे में कि पीसीआर रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज इंडोन्यूक्लियेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियेज और टैक पॉलीमरेज। तो इसमें से हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, क्या चीज के लिए? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, मतलब एंजाइम्स के बारे में आपसे पूछा गया। और एक प्यारा सा एंजाइम्स आप सिर्फ को याद रखना है, टैक पॉलीमरेज को, कि टैक पॉलीमरेज एंजाइम्स कैन बी यूज्ड इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इंडोन्यूक्लियेज ये आगे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करने के लिए यूज करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज ये आरएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, जब आरएनए का बहुत सारा कॉपी बनाना है डीएनए से तब। अगला कहता है राइबोन्यूक्लियेज, ये भी आरएनए से रिलेटेड है। इन द सेंस बचा कौन? इंडो और टैक पॉलीमरेज। तो आंसर, राइट आंसर इज टैक पॉलीमरेज। तो आपको ये एंजाइम्स का नाम याद रखना है और कुछ नहीं करना। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? 2022 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल्स ऑफ आरडीटी। आरडीटी का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए
टेक्नोलॉजी। अभी जो हमने बताया आपको कि हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा फ्रेगमेंट्स लेंगे किसका, डिजायरेबल जीन का, उसको लाइगेट कर देंगे, लाइगेट करने के बाद जोड़ देंगे, वगैरह वगैरह सारा चीज। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी। लेकिन कौन सा टेक्नोलॉजी? रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि हमने क्या किया था, एक डीएनए को दूसरे डीएनए के साथ ऐड करा दिया था, तो ये प्रोसेस कहलाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसी को शॉर्ट फॉर्म में यूज किया है आरडीटी। क्लियर? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टूल्स ऑफ आरटीडी? वेक्टर। अभी हमने प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया था, तो वेक्टर तो होगा ही। किसमें? टूल्स में। दूसरा कहता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसका तो इस्तेमाल करेंगे किस लिए? डीएनए को कट करने के लिए। कट करेगा तब ना जुटेगा, वो तो इतना बड़ा सा डीएनए बैक्टीरियल सेल में नहीं जा सकता। पॉलीमेरेज एंजाइम्स बिल्कुल यूज करेंगे। जब हम डीएनए को हम कट करते हैं तो एक डीएनए जो जीन होता है उसका बहुत सारा कॉपी बना लेते हैं, ताकि 1 2 4 5 10 12 टूट खराब हो जाता है तो भी हमारे पास उसका कॉपी रेडी रहेगा। नहीं यूज करते हैं तो इंट्रॉन्स का, तो द राइट आंसर इज इंट्रॉन्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो तो कहेगा ही। एंजाइम्स टैग पॉलीमरेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब अभी तो हमने कहा कि पीसीआर में हम लोग यूज करते हैं टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स का, लेकिन ये टैग पॉलीमरेज आप कहां से ऑब्टेन करोगे? याद रखिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में जितने भी एंजाइम्स का यूज होगा सारा का सारा एंजाइम्स बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाएगा। कहां से? बैक्टीरिया से। अब इस बैक्टीरिया में सिंपल सा वर्ड यूज करना है टैग। पॉलीमरेज तो है TAQ, ये दो वर्ड को आप खोज लीजिए, आपका आंसर बन गया। सिर्फ दो वर्ड को खोजना और कुछ नहीं करना, याद नहीं कराने, हम आपको समझा रहे हैं। T4 ट्राइकोडर्मा भी हो सकता है और थर्मस भी हो सकता है। AQ मतलब एक है एक्वाटिकस और दूसरा कौन है? एक्वाटिका। तो सर एक्वाटिकस इतना तो पकड़ाया, चाहे तो ये, बाकी तो ये होगा ही नहीं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस। तो बचा कौन? थर्मस एक्वाटिकस और ट्राइकोडर्मा एक्वा। अब इसमें से कैसे सेलेक्ट करेंगे अगली बात समझिएगा। जब पीसीआर का प्रोसेस होता है तो हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, सही है, और हमारे डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड बनाने के लिए, मतलब सिंगल स्ट्रैंड्स बनाने के लिए कि एक एक स्ट्रैंड्स डीएनए का एक दूसरे से क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, तो इसके लिए हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 92 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारे बॉडी में जब एंजाइम्स काम करता है तो ऑप्टिमली काम करेगा 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐसे समझो कि द एंजाइम्स कैन वर्क एट ऑप्टिमली 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे या घटाओगे, टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से एंजाइम्स अपना काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे केस में सर क्या करेंगे? ऐसे केस में आप याद रखना कि ये एंजाइम्स थर्मस एक्वाटिकस जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, इसलिए क्योंकि पीसीआर का जो प्रोसेस हो रहा है वो 37 डिग्री में नहीं हो रहा। कितने डिग्री में? 92 डिग्री, मतलब हाई टेम्परेचर में पीसीआर का यूज करते हैं। तो ऐसे केस में आपको जो एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी वो वैसे बैक्टीरिया से पड़ेगी जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में रह पा रहा। मतलब ये थर्मस एक्वाटिकस वो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर में रहता है और उसके अंदर जो मौजूद होगा एंजाइम्स, उस एंजाइम्स का नाम है टैग पॉलीमरेज। द राइट आंसर इज थर्मस एक्वाटिकस, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, ताकि आपको याद कम करना पड़े, आंसर ज्यादा परफेक्टली सही हो। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन कहता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हम लोग किसमें, इसमें क्या क्या यूज करते हैं? पहला कहता है क्लोनिंग वेक्टर। मैं फिर से बताऊं कि जो प्लाज्मिड का हमने इस्तेमाल किया था वैसे और भी है, कॉस्मिड है, बैक है, यक है, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं वेक्टर के फॉर्म में, लेकिन आपको याद रखना प्लाज्मिड। तो ये वेक्टर है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है कट करना, ठीक है, और डीएनए लाइगेज का काम है चिपकाले संया फेविकोल, सॉरी ये तो गाना है, क्या चिपकाना, किसको चिपकाना? डीएनए को चिपकाना, क्या? डीएनए लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा और डीएनए लाइगेज चिपका लेगा, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जब डीएनए को हम कट करते हैं ना, किससे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो उसके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का।
मतलब तीनों का तीनों आंसर सही हो गया, तो ऑल ऑफ दिस तो है ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑल ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। इनमें से कौन सा है वेक्टर जिसमें हम क्लोन कर सकते हैं, क्लोन का मतलब जोड़ सकते हैं, जैसे अभी हमने जोड़ा था ना वैसे जोड़ सकते हैं, ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट, सिर्फ छोटा सा फ्रेगमेंट, ऐसे में प्लाज्मिड होगा सही। क्या होगा, प्लाज्मिड। क्लियर है, छोटा फ्रेगमेंट्स अगर आपको क्लोन करना है मतलब उसमें जोड़ना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे प्लाज्मिड का, लेकिन बड़ा बड़ा यूज करना है तो कॉस्मिक, बैक, यैक, इन सब में बड़े फ्रेगमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा जीन छोटा होगा तो प्लाज्मिड से काम चल जाएगा, और अगर हमारा जीन बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा, तो हम उसमें यूज करेंगे प्लाज्मिड का। क्लियर गाइस, चलो अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस ब्लंट एंड। इस ब्लंट एंड के लिए आपको क्या करना है, पहले यहां समझेंगे, मैं आपको आंसर तो बता दे रहा हूं बाद में, पहले आप इसको समझ लो, उसके बाद आंसर में फिर से हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुछ एंजाइम्स जो आपको याद रखना पड़ेगा, वो अभी का अभी, अभी का अभी, अभी का अभी, और क्वेश्चन रहेगा 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 रहेगा। अब समझ लो, सबसे पहला है इको R1, दूसरा है हिंद थर्ड, तीसरा है BAM1, हे थर्ड, और इको R5। सबसे पहले आप समझो, इकोलाई बैक्टीरिया है जिसे ऑब्टेन किया गया, इकोलाई मतलब इस्चेरिशिया कोलाई, क्या ऑब्टेन किया गया, इको R1 नाम का एंजाइम। हिंद थर्ड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नाम के सोर्स से लिया गया, दैट इज बैक्टीरिया। BAM1 किसे लिया गया, बैसिलस एमाइलो लिक्विफिकेशन। हे थर्ड किसे लिया गया, हीमोफाइलस इजिप्टस। इको R5 किसे लिया गया, इस्चेरिशिया कोलाई। तो पहला जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इको R1 हो या इको R5 हो, वो किससे लिया जाता है, तो इस्चेरिशिया कोलाई से। हिंद थर्ड या हे थर्ड ये किससे लिया जाता है, तो हिंद थर्ड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से, और हे थर्ड हीमोफाइलस इजिप्टी से। और लास्ट आपको याद रखना है BAM फर्स्ट किससे लिया जाता है, बैसिलस एमाइलो लिक्विफिकेशन से। ये तो अपने को थोड़ा बहुत में याद हुआ सर, चलिए ठीक। क्या इतना ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, नहीं गाइस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना वो सिर्फ रिलेटेड इतना, दैट इज सफिशिएंट। अगली बात समझते हैं। अगली बात मैं आपको क्या बताऊं कि इसमें जो हमें नेक्स्ट पॉइंट्स पे ध्यान देना है, वो पॉइंट्स क्या है कि इको R1 डीएनए के उस रिकॉग्नाइजेशन साइट पे जाकर कट करेगा जहां ये सीक्वेंस होगा, और ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसे है, इधर से भी पढ़ते हैं तो क्या आता है, ऐसे पढ़ के देखो तो GAATTC, और इधर से भी पढ़ते हैं तो क्या आता है, GAATTC। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यहां भी पढ़ो AAGCTT, फिर इधर से पढ़ो AAGCTT, यहां पढ़ लो GGATCC, और इधर से भी पढ़ लो GGATCC। ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉग्नाइजेशन साइट, और ये भी सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जानना और याद रखना ज्यादा जरूरी है कि इको R1 का रिकॉग्नाइजेशन साइट क्या है। तो आप ऐसे याद रखेंगे GA²T²C, जल्दी याद हो जाएगा। GAATTC ऐसे याद नहीं होगा, लेकिन G²A² और T जल्दी याद होगा। क्लियर, तो उसका अपोजिट तो चलेगा ना कि G का अपोजिट कौन होता है, तो G का अपोजिट C होता है, तो चलो C लिख देते हैं। A का अपोजिट कौन होता है, T, तो A का स्क्वायर तो T का स्क्वायर। T² का अपोजिट कौन हो जाएगा, A²। C का अपोजिट कौन, G। देखो बन गया। एक तो रिकॉग्नाइजेशन साइट रखना ही है आपको माइंड में, इन द सेंस रिकॉग्नाइजेशन साइट किस लिए, इसलिए कि बाय द वे हमारे पास इतना बड़ा सा डीएनए है, लेकिन डीएनए का फ्रेगमेंट्स वहीं पर टूटेगा जहां पर ये कोड होगा कौन सा, GAATTC, और अपोजिट पढ़ेंगे तो जस्ट ऐसे चलेगा लाइक दिस। ये वाला साइड अगर यहां मौजूद है तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसका नाम हम क्या बोल रहे हैं, इको R5 कट करेगा, लेकिन इसी सीक्वेंस पे से आकर कट करेगा, बाकी कहीं नहीं कट करेगा। इस जगह पे क्या है, ATCG, GCATTCG, मतलब कितना बड़ा डीएनए है, उससे कोई बहस नहीं है। ये अपने सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन साइट पे ही कट करता है, और सबका रिकॉग्नाइजेशन साइट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग आंसर की तरफ नहीं आए, मतलब क्वेश्चन के आंसर की तरफ नहीं आए, बस ये जान रहे हैं
कि इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट क्या है इक्वार1 का, GAATTC। एक तो याद रखना है आपको, बाकी सर आपकी मर्जी है, बट क्वेश्चन जो पूछा गया वो इससे रिलेटेड पूछा गया है, इसलिए याद रख लेगा तो ज्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। जब इक्वार1 कट होता है तो वो कट होने का तरीका कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ये भी कुछ इसी तरह से कट होता है, ये भी कुछ इसी तरह से कट होता है, ये इस तरह से कट होता है और ये इस तरह से कट होता है। ये दोनों जो कट हुआ, ये दोनों ब्लंट एंड कट हुआ, और ये तीनों जो कट हुआ इसको हम लोग कहते हैं स्टिकी एंड। कौन सा एंड? स्टिकी एंड। अब गाइस बात समझेंगे कि अगर ये ऐसे कट हुआ तो इसका जो एंड बन रहा है वो स्टिकी एंड इसलिए कहला रहा क्योंकि ये अगर डीएनए को आपने कट किया है तो वेक्टर प्लाज्मिड को जब कट करेंगे तो वो भी कुछ इसी तरह कटेगा और दोनों एक दूसरे से इस तरह से जुड़ जाएगा। जुटने की वजह से इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? स्टिकी एंड। कौन सा एंड? स्टिकी एंड। तो ये आपका तीनों स्टिकी एंड बनाएगा। लेकिन गाइस अगर ये बीचों बीच से इस तरह से कट जा रहा है, मतलब ऐसे और ऐसे कट जा रहा है, दूसरे से भी नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा बात समझिएगा। यहां GCTTA और अगला बेस सीक्वेंस जो थर्ड वन के साथ आएगा उसका क्या रहेगा? उसका रहेगा AATTC और उसके साथ G यहां जुटा रहेगा। तो ये बेस सीक्वेंस इसके साथ आकर मैच कर जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। थिंक ये प्लाज्मिड है और ये आपका क्या है? डिजायरेबल डीएनए। तो ये दो तरह का एंड बनाता है, एक स्टिकी एंड और दूसरा क्या? ब्लंट एंड। कम समय हमारे पास और कम समय में हमें बहुत कुछ सीखना है, इसलिए इसका आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। आई होप सो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। सही है गाइस? चलो अगला हम लोग क्वेश्चन आते हैं तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस ब्लंट एंड। तो यहां पे आंसर क्या है? EcoR5। और जो पीछे समझ गए ना और याद कर लिए तो गाइस आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व। EcoR5 ब्लंट एंड और याद रखना EcoR1 स्टिकी एंड। ठीक है, चलो इको वाले से सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है, इसलिए ऊपर वाला और नीचे वाला उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे टॉपर और वीकर होते हैं। खैर आगे आते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन 2022 का क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग पीसीआर टेक्निक द पेयरिंग प्राइमर्स टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड। आपको बता दूं पीसीआर में कुछ प्रोसेस होता है जो यहाँ पे आपको दिखेगा। पहला क्या था? डीनेचुरेशन। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जब 92 डिग्री में हम गर्म करते हैं तो ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में टूट जाता है क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। जैसे गर्म करेंगे 92 डिग्री में ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। क्लियर? अब क्या करेंगे? प्राइमर्स का यूज करेंगे। जो उसका बेस पेयर होगा ATCG तो GCAT आएगा और उसके साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे जुटा तो इस प्रोसेस को कहेंगे एनालिंग। क्या नाम देंगे? एनालिंग। और एनालिंग के बाद यहां से क्या? ये डबल स्टैंडर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा, आप जवाब तो देखो। ड्यूरिंग पीसीआर टेक्निक द पेयरिंग प्राइमर्स टू एसएस डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोलेशन। नहीं, आइसोलेशन का मतलब ले लेना। ठीक है, आइसोलेट कर लेना, मतलब किसी की बॉडी से कुछ निकाल रहे हैं, दैट इज आइसोलेशन। तो आइसोलेशन नहीं है। एनालिंग, हाँ एनालिंग है। डीनेचुरेशन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड कर रहे हैं, डीनेचुरेशन कह रहे हैं। पॉलीमराइजेशन नहीं। आंसर क्या होगा गाइस? आंसर होगा एनालिंग। ड्यूरिंग पीसीआर टेक्निक द पेयरिंग प्राइमर्स टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट इज कॉल्ड एनालिंग। क्लियर? एनालिंग के बाद अगला प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन, लेकिन डबल स्टैंडर्ड हम लोग एनालिंग में कर लेते हैं। सही है, राइट आंसर इज एनालिंग। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग। दोनों को डिफाइन कर देना है और आज का हमारा सेवा यहां समाप्त होगा। अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी मत जाइएगा, अभी रुके रहिए क्योंकि अभी इस दोनों को भी हम लोग डील करके आगे बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है क्लोनिंग साइट या रिकॉग्नाइजेशन साइट। द डिजायरेबल डीएनए ऑफ एलियन डीएनए लाइगेड टू द क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट आर दोज साइट विच रिकॉग्नाइज बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड कैन बी कट। मतलब ये है कि जब आप, थोड़ा पीछे चल रहा हूं, ठीक है, जब आप उठाकर देखोगे, सर किसको उठा करके देखें, इन द सेंस यहां उठाने का मतलब यह है कि जब आप प्लाज्मिड को देख रहे हो तो प्लाज्मिड में डबल स्टैंडर्ड का ये बना हुआ अपना प्लाज्मिड है। सही है,
ये समझ गए सर। और ये प्लाज्मिड हमारे लिए वेक्टर है, ये प्लाज्मिड है हमारा। प्लाज्मिड को मैं एक घड़ी की तरह ले रहा हूं, मतलब काम चलाने के लिए, और इसमें मैं एक ट्रिक्स आपको बता रहा हूं, और इस ट्रिक्स के हिसाब से अगर इस बार प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आ गया तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। पहली बात कि क्लोनिंग साइट्स जो होंगे वो प्लाज्मिड में होंगे। पहली तो बात आपको याद रखनी है वो है प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड का नंबर याद रखना है, प्लाज्मिड का नंबर है PBr322। सही है। चलो घड़ी सोचते हैं, इट इज लाइक टू बी अ वॉच, वॉच की तरह। तो यहां पर 6 बज रहे होंगे, यहां पे 3 बजेगा, यहां 12 बजेगा, और गाइज यहां पे 9 बजेगा। सही है। और इसके लिए ट्रिक्स आपको क्या बना है ना, जो याद रखने के लिए है, वो ये है कि सबसे पहले ये 12 बजे घड़ी का टाइमिंग आपको यहां पे रखना है, 9 यहां, 3 यहां, 6 यहां। तो इसके बीच में ही आपका आएगा, 3 के बाद क्या आ जाए, सॉरी 1 मिनट, उल्टा हम कर दिए, 9 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, उल्टा दिशा से दिख रहा है, 9 6, तो यहां हो गया 1 2 अप्रोक्सीमेटली 3, फिर क्या 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर। इन द सेंस यहां पर छोटा सा एक स्टोरी है कि अप्रोक्सीमेटली 10 बजे पीयूष PUS एंड प्रतीक PVT, ये दोनों मिलता है। कौन कौन मिलता है? पीयूष और प्रतीक, और दोनों मिलकर 10 बजे डिसाइड करता है कि हम लोग क्लास जाएंगे। कितने बजे क्लास जाएंगे? क्लास जाएंगे 12 बजे। तो 12 बजे हम लोग किस चीज का क्लास जाएंगे? तो 12 बजे क्लास तो जाएंगे, लेकिन क्लास जाएंगे, एक मिनट हो क्या रहा है, 12 बजे इन लोगों ने क्लास जाना डिसाइड कर दिया। और क्लास के लिए आप ट्रिक याद रखेंगे कि क्लास के लिए ट्रिक्स क्या है कि इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा है लेकिन किस में? हिंदी मीडियम में। सही है। और क्लास में पढ़ाते पढ़ाते टीचर ने अप्रोक्सीमेटली 2 बजा दिया, और 2 बजे उन्होंने कहा क्या? बम है। कौन है बम? तो 3 बजे कहा सलमान। सही है। एक बार बात समझ, पीयूष प्रतीक दोनों ने डिसाइड किया कि 10 बजे मिल करके कि हम लोग क्लास जाएंगे। क्लास कितने बजे था? 12 बजे। ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्लास करने उन लोगों ने सेलेक्ट किया। इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा था, और किसमें चल रहा था? हिंदी मीडियम में। 12 बजे क्लास स्टार्ट होता है, 2 बजे टीचर बोलते हैं बम है, लेकिन कौन है बम? इस बात का खुलासा वो 3 बजे करते हैं। कौन? सलमान। इन द सेंस ये एक छोटा सा ट्रिक्स था जो आपको याद रहेगा। आई होप सो। बहुत मुस्कुराने वाला वो ट्रिक्स नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी, लेकिन हाँ आपके लिए इतना काम जरूर चल जाएगा। इको, अभी हम लोगों ने देखा था इको किससे? इकोलाई। ठीक है। तो यहां पे याद रखेंगे इको R1, जो आपने एंजाइम्स का, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज किया ना, वो इस जगह को कट करेगा, प्लाज्मिड को। अगर आपने CLA नाम के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया तो वो यहां पे कट करेगा। और हिंद थर्ड, अभी आपने पढ़ा ना, वो भी इसी जगह पे कट करेगा। कितने बजे? 12। अगला केस क्या है कि अगर BAMH नाम के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का कट किया तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 बजे कट करना है। सेल फर्स्ट, इसको अगर आपने यूज किया तो ये 3 बजे कट करेगा, और पीयूष या प्रतीक का इस्तेमाल किया तो लगभग 10 बजे के अप्रोक्स में कट करेगा। अब थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे साइट्स हैं मौजूद, जिसको अभी हमने बनाया था प्लाज्मिड में, कौन सा प्लाज्मिड में? PBr322 में। ठीक है। तो मैं इसे ट्रीट कर रहा हूं इको R1 नाम के एंजाइम से, तो वो यहां पर से कट कर देगा। किसको? तो ये डीएनए को कट कर देगा इस तरह से। क्लियर। तो डीएनए को कट करेगा, और यहीं पर हम लोग क्या करेंगे कि अपना डिजायरेबल जीन को यहां पर ऐड कर देंगे। क्लियर। तो प्लाज्मिड में ये जो साइड हुआ, इसी साइड को हम नाम देते हैं क्लोनिंग साइट। याद रहेगा, क्लोनिंग साइट। अभी हमको डिफिनीशन सिर्फ बताना है क्लोनिंग साइट का, वैसे समझाने के लिए जितना होता है सफिशिएंट है। ठीक है। क्या क्लोनिंग साइट, जिसको रिकॉग्नाइजेशन साइट कहता है, द डिजायरेबल डीएनए, जो डीएनए को हमको भेजना, जैसे इंसुलिन वाला डीएनए भेजना था, और एलियन डीएनए लाइगेट टू द, लाइगेट का मतलब होता है जोड़ देना, मतलब ऐड कर देना। क्लियर। टू द क्लोनिंग साइट,
वो साइट जहां पे आप ऐड कर रहे हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करने के बाद, वो साइट कहलाता है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट और दो साइट विच रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल कीजिए, कौन है, EcoR1 है, हिंद थर्ड है, ठीक है, वो अपने हिसाब से रिकॉग्नाइज करके उस प्लाज्मिड को कट कर देगा एंड कैन बी कट। किस लिए कट कर रहे हैं, ताकि हमारा डिजायरेबल DNA उसके साथ अलग हो सके। क्लियर। दूसरा है माइक्रो इंजेक्शन। क्या है माइक्रो इंजेक्शन? माइक्रो मतलब बहुत छोटा सा, इंजेक्शन मतलब नीडल। हम क्या करते हैं कि हम कहीं पे वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं हमारे डिजायरेबल जीन को भेजने के लिए, जैसे बैक्टीरियल सेल में, लेकिन बहुत सारे जगह पे हम माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं किस चीज को, हम अपने डिजायरेबल जीन को भेजने के लिए। और ऐसा केस हम लोग करते हैं एनिमल सेल में। जनरली एनिमल सेल लिया जाता है और एक माइक्रो नीडल होता है, उस माइक्रो नीडल के अंदर हम उस जीन को डाल देते हैं। कौन सा जीन? डिजायरेबल जीन, जो हमको इसके सेल के अंदर पहुंचाना है, और इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। क्लियर। तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं माइक्रो इंजेक्शन, मतलब अपने डिजायरेबल जीन को ही भेजना, लेकिन विदाउट वेक्टर। यहां पे कोई वेक्टर इस्तेमाल नहीं होगा लाइक प्लाज्मिड। क्लियर। यहां डायरेक्ट डीएनए को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, डिजायरेबल जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं सेल के अंदर, लेकिन नॉट बैक्टीरियल सेल, इट इज अप्लाई इन द एनिमल सेल। इट इज इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेजिंग जीन इनटू एनिमल सेल यूजिंग माइक्रोपिपेट और ग्लास नेडल। इन दिस मेथड, मतलब वाई डीएनए नॉट आर डीएनए, आर डीएनए दैट इज रिकॉम्बिनेंट, दो डीएनए को ऐड करना, लेकिन यहाँ पे कोई डीएनए को ऐड नहीं किए, बल्कि उस जीन को खाली कलेक्ट किए, इसलिए नाम दे रहे हैं वाई डीएनए। इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, उसके अंदर डाल देंगे, वो कहलाएगा माइक्रो इंजेक्शन। आई होप सो कि आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है गाइस। ये चैप्टर मजेदार ही नहीं बल्कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, और कॉम्प्लेक्स से अच्छी बात ये है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा हमारे बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके एग्जाम से पहले तक सारा वीडियो कंप्लीट रहेगा, बशर्ते आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप भूल जाते हैं तो हम भी बनाना भूल जाते हैं क्या, वीडियो। ठीक है गाइज, तो आज के लिए हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। क्या बोलेंगे? नहीं, थैंक यू नहीं, एक और क्वेश्चन है। चलो थोड़ा देर और शक्ल को बर्दाश्त करना पड़ेगा गाइस। व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? नेम एनी टू ऑफ देम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स क्या है? उसमें आप उसमें से दो का नाम लिख दीजिए, काफी है। दो का नाम तो आप जान रहे हो, EcoR1 का और हिंद थर्ड का। हिंद थर्ड लिया जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, और EcoR1 लिया जाता है इशरिशिया कोलाई से। चलिए नाम तो पहले लिख दिया हमने, काम नहीं बताया सर। काम आपको पता है, क्या काम पता है सर? देखिए, आप जानते हो कि नहीं, EcoR1 का रिकॉग्नाइजेशन साइट है GAATTC। अभी मैंने याद कराया GA²T²C, ठीक। और ये कट करता है, कौन सा कट करता है? स्टिकी एंड कट करता है, और स्टिकी एंड कट करके दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग कर देता है। हाँ सर, अब तो थोड़ा थोड़ा क्या पूरा समझ में आ गया। चलिए, क्लेव का मतलब होता है कट करना, डीएनए डुप्लीकेट्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जहां पे ये साइट है, रिकॉग्नाइजेशन साइट है। इन सच अ वे दैट दे कम टू पोसेस ए शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड फ्री एंड्स डीएनए। फॉर एग्जांपल EcoR1 एंड हिंद थर्ड, दिस टू आर द एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइस जल्दी में। चलिए, अब तो कह सकते हैं ना टाटा बाय बाय। चलो ठीक है, आज के लिए गाइस टाटा एंड बाय बाय एंड थैंक यू।